मेरे साथ आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना चेहरा हेमंत अत्री जी को। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँ, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगी तो एक गांव की तस्वीर है। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, बाहर उतरे आए और उन्होंने हंगामा किया कि भाई 0 वोट इस गांव में मिले हैं और 60 से 70% लोग आके बाहर हंगामा कर रहे हैं उस गांव के। मनसे के एक नेता, उन्होंने कहा कि 2 वोट उनको मिले हैं, जबकि वो अपनी फैमिली के कम से कम 10-15 लोगों को लेकर वो मीडिया से बात कर रहे थे कि क्या मेरे परिवार ने भी मुझे वोट नहीं दिया। और इसी तरह की कई वीडियोस हमने देखी हैं। तो सवाल तो बहुत संगीन उठ रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? महाराष्ट्र के इस नतीजों को आप कैसे देखते हैं? ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई में इस तरह की धांधली मुमकिन है, या आपको लगता है कि पैसे का अथक इस्तेमाल करके वोटों की सिर्फ खरीद फरोख्त की गई है, ना सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त हो रही है बल्कि वोटों की भी हो रही है? देखिए बुशरा जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आज की स्थिति है, जो आपने जिक्र किया, आपने नांदेड़ का जिक्र किया। नांदेड़ की ताजा खबर है। और उससे पहले यही सेम मॉडल बिल्कुल तिरुपति में 4 जून को देखने को मिला था, जो पूरे देश ने मिस कर दिया बुरे तरीके से। तिरुपति आंध्र प्रदेश की एक कंस्टिट्यूंसी है जहां पर वो प्रसिद्ध मंदिर है हमारा। वहां पर अगर आप याद करें, 4 जून को परिणाम आए थे और वहां पार्लियामेंट का चुनाव और असेंबली का चुनाव साथ होते। वहां पार्लियामेंट की जो सीट थी वो वाईएसआरसीपी ने जीती आम चुनाव के अंदर 4 जून को। और आंध्र प्रदेश में एक सीट पर जो पार्लियामेंट पे 7 असेंबली होती है, वहां 7 की 7 असेंबली, एक सीट बीजेपी ने जीती, एक सीट जो बीजेपी की एलआई है जनसेना उसने जीती, और 5 सीट टीडीपी ने जीती। और जबकि पार्लियामेंट का चुनाव अपने वाईएसआरसीपी ने जीता। ये वहां का एक शुरुआती मॉडल था। उसके बाद जो अब नांदेड़ का आपने जिक्र किया, इससे रोचक तो कुछ हो ही नहीं सकता। नांदेड़ के अंदर जो आपने जिसका जिक्र किया, वहां कांग्रेस पार्टी ने, बाईपोल था अभी लोकसभा का, कांग्रेस पार्टी को वहां 5,86,788 वोट मिले पार्लियामेंट में, और वो चुनाव जीत गई, उपचुनाव। और यहां पर असेंबली की 6 सीट है, 6 सीट है असेंबली की यहां पर, और 6 की 6 सीट पर एनडीए जीता है। और कांग्रेस पार्टी के जो वोट हैं, आप कल्पना कर सकती है कितने वोट कम हो गए होंगे। सेम बूथ है, वहीं पर दूसरी ईवीएम रखी हुई है, वही वोटर है, वोटर भी चेंज नहीं हुआ, सेम वोटर। उसके बावजूद वहां पर कांग्रेस पार्टी के 1,59,323 वोट कम हो गए असेंबली में पार्लियामेंट की तुलना में। वही वोटर, वही बूथ, वही सब कुछ। यानी कि औसत करेंगे आप, 6 सीटों की बात कर रहा हूं मैं, तो हर सीट पर जब असेंबली की बात आई तो 26,500 वोट कांग्रेस पार्टी के कम हो गए। और वो किसके बढ़ गए, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो एनडीए के अलायंस के बढ़ गए। जो आपने मनसे के कैंडिडेट का जिक्र किया, ये एक घटना नहीं है। मैं केवल बुशरा जी आपका ध्यान एक बड़े पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने हाल के दिनों में चुनाव का एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना के नाम पर कितनी भारी जीत दर्ज की गई, याद है आपको? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी का कोई नाम लेवा भी नहीं था कि बीजेपी सरकार में आएगी, वहां भी तीनों, वो सारी सीटें तीनों राज्यों में बीजेपी जीती। मेरा आपसे और आपके दर्शकों से एक सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में इतना पॉपुलर मैंडेट मिला था, तो उसके बाद वहां पर कहीं आपने कोई भाजपा का जश्न देखा किसी राज्य में? कोई विजय जुलूस देखे आपने? पार्टी मुख्यालय में तो मोदी जी आते हैं, बड़ा वो अमित शाह और नड्डा और राजनाथ और वो सब मालाबाजी करते हैं। इन तीनों राज्यों में आपने कहीं देखा? छोड़ दीजिए इस बात को। उसके बाद आप हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में आप भी आई थी, हम भी सब थे। हरियाणा का सारा ग्राउंड देखा, उसमें बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। 2014 में मोदी की लहर थी पूरे देश में, उस समय हरियाणा में सीट आई 40, 46। 2019 में बालाकोट था, पुलवामा था, राष्ट्रवाद का बड़ा भारी तड़का था, उसके बावजूद भाजपा की सीट आई 46। और इस बार जो भाजपा के लोगों को गांव में भी नहीं घुसने दिया जा रहा था, 30% ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज थी रूरल के अंदर, और तमाम वो, उसके बावजूद हरियाणा में 48 सीट भारतीय जनता पार्टी की हाईएस्ट एवर आई। आपने हरियाणा में चुनाव के दिन, छोड़ दीजिए परिणाम के, आज तक भाजपा का कोई विजय जुलूस देखा, कोई जश्न देखा? और हालत ये हुई कि जो शपथ ग्रहण हुआ, वहां पर सरकारी बसें हमारे और आपके पैसे से खर्च करके, करोड़ों रुपए लगा करके शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वहां कोई आपको उत्सवनुमा चीज दिखी हो, आज तक दिखी हो? छोड़ दीजिए इसको भी। आपने महाराष्ट्र का चुनाव का परसों रिजल्ट देखा, तब से लेके आप तक आपने महाराष्ट्र में, मुंबई में, किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई विजय जुलूस देखा, कोई उत्सव देखा वहां के स्टेट पार्टी ऑफिस में?
तो ये भारतीय जनता पार्टी का नया मॉडल है। और ये नया मॉडल जो आपको है वो नांदेड़ के अंदर एक ये ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। नांदेड़ में क्या हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं है, ये तो आंकड़े बोल रहे हैं। और आंकड़े क्या कह रहे हैं कि सेम आदमी, यानी कि हर चौथा आदमी पार्लियामेंट में किसी और को वोट दे रहा है और असेंबली में किसी और को दे रहा है। यहां मजेदार बात क्या है, जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि पार्लियामेंट के नरेंद्र मोदी, सीधा मतलब ये है लोकसभा का, नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय महाराष्ट्र में फडणवीस है, शिंदे है, अजीत पवार है। ये तो साफ हुआ ना इस रिजल्ट से, नांदेड़ से, कि पार्लियामेंट में तो कांग्रेस जीत रही है और असेंबली के अंदर ये तीनों जीत रहे हैं। तो इस सारे खेल में हुआ क्या है कि राजीव कुमार की जो अभी तक जो जिसको लूट कहते थे हम, वो अब डकैती में परिवर्तित हो गई। उसको डकैती कहेंगे आप, कि एक पार्लियामेंट के अंदर अगर इतनी बड़े पैमाने पर वोटों की हेराफेरी की जाती है, और ये साफ है कि हेराफेरी के अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे साथियों से वहां बात हुई, उन्होंने बड़ी साफ बात कही कि साहब मशीन ने जो असेंबली वाली थी वो तो फिक्स कर दी और पार्लियामेंट वाली भूल गए, क्योंकि पार्लियामेंट प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन जब भी कोई चोरी होती है तो कोई ना कोई सुराग बच जाता है। और ये जो है मॉडल, ये कोई नया मॉडल नहीं है। कल आप जब संविधान दिवस वो लोग मनाने जा रहे हैं जिनका संविधान के अंदर लेश मात्र भी किसी भी तरीके का कोई विश्वास नहीं है। आज आपने पार्लियामेंट के अंदर, मैं हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया राज्यसभा के अंदर जब मैंने देखा कि खड़गे साहब सबसे वरिष्ठ नेता है, 54 साल का उनका जो है पूरे का पूरा लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, चाहे वो असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो। जैसे लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो खड़े हुए और उन्होंने अडानी का जो कि वाजिब सवाल है, केवल अडानी शब्द कहा था, केवल शब्द। और जो अपने जो सभापति महोदय हैं, वो इतनी बेरहमी से उन्होंने कहा कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। और वही मोदी वाले स्टाइल में ही स्टार्टेड प्रीचिंग। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब 75 साल संविधान के होने जा रहे हैं। तो खड़गे साहब ने कहा कि 54 साल का मेरा भी योगदान है उसमें। तो आप कल्पना कीजिए चेयर का विपक्ष के प्रति। देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की कंपिटिटर होती है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए डेमोक्रेसी में। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की शत्रु नहीं होती, और चेयर तो बिल्कुल भी नहीं होती। सभापति धनखड़ साहब ने जिस तरीके का कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, अरे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक वाजिब मसला उठा रहे हैं, या कि वो हवा हवाई बात कर रहे हैं। अडानी का मसला हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत की थूथू हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर। और वो एक वाजिब तरीके से, सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से सत्र की शुरुआत में एक टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं खड़गे साहब। उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा साहब इस पर चर्चा होनी चाहिए। और उसमें 3 बार ये कहा कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, और वो फिर उनसे भिड़ गए। तो मेरा कहने का सवाल ये है कि एक तो लोकतंत्र की जो हालत ग्रास रूट पे आपने कर दी है, जो मशीनों का जो हाल कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि साहब आप पैसे जमा कराइए और वीवीपैट की मैचिंग करा लीजिए। आज तक आपने कहीं कितने लगे पैसे जमा हुए, कोई वीवीपैट की मैचिंग देखी है क्या? जो पैसे देता है उसको कहते हैं कि आप क्या वो मॉक पोल करवा देते हैं। मॉक पोल के लिए 47,200 रुपए लगते हैं क्या बुशरा जी? तो जिन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक उड़ा करके, उसका अपहरण करके उसको बंदी बना लिया है, वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज वो जो राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, जो खड़े होके मोनोलॉग करते हैं, उसमें फिर वही एरोगेंस थी, फिर वही स्मगनेस थी। अरे प्रधानमंत्री का पद किसी पार्टी का नहीं, देश का होता है। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। वो क्या बात करते हैं वहां खड़े होकर के कि कुछ लोग, कौन से कुछ लोग, आपकी तो चेयर इस तरह का व्यवहार कर रही है, मुद्दा भी नहीं उठाने देंगे आप, और उठा के सीधा 27 तारीख तक। किस बात में संसद स्थगित कर दी, बता दीजिए मुझे कारण। अगर यही आपने संसद चलानी है तो एक बार शपथ करा दीजिए शुरू में, जब शुरुआत होती है सदन की, पहले जब चुनाव हुआ, और उसके बाद सदन बुलाने की जरूरत ही नहीं। आज तक मुझे एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी के रिजीम में कभी नोटबंदी पे चर्चा सुनी आपने? लफाजी के अलावा चाइना ने इतना बड़ा जो लद्दाख में उसमें किया, उस पर कोई आपने चर्चा सुनी? राफेल पे कोई चर्चा सुनी? पेगासस पे कोई चर्चा सुनी? इस देश से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण लोगों के मुद्दे हैं, जन अधिकारों के मुद्दे हैं, पेगासस कोई छोटा इशू नहीं था। दुनिया में कोई भी सरकार होती तो वो सरकार गिर जाती, और इन्होंने ना संसद में उसका बहस हुई, ना पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया कि इन्होंने पेगासस, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, कि आपने पेगासस खरीदा भी था या नहीं। ठीक, उसके बाद अडानी के कितने इश्यूज आज तक आए हैं, हिंडनबर्ग से लेकर के तमाम। तो संसद को और इस देश को ये कब तक हाकेंगे? चुनाव आयोग इनकी गोदी में बैठा हुआ है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन चुका है,
राजीव कुमार से सवाल पूछो तो वो शेरो शायरी करने लग जाते हैं। कितने परसेंट पोलिंग हुई वो जवाब नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र का डीपीआर, बुशरा जी आपने कभी सुना नहीं होगा, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कभी भी जो पोल परसेंटेज है उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आती है। पहली बार मैंने अपने कैरियर में देखा 95 से लेकर आज तक कि महाराष्ट्र डीपीआर ट्वीट कर रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी पोलिंग हुई है, ईसीआई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप कि ईसीआर डीपीआर किसके अंडर होता है? मुख्यमंत्री के अंडर। तो हिंदुस्तान का चुनाव आयोग क्या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा है क्या? इससे तो ये संदेश जाएगा, क्योंकि आपने तो पोलिंग परसेंटेज बताई नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। वो किसी ने आपको तोहफे में नहीं दे दिया, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, संघर्ष किए। जी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके तमाम जो ये चंगू मंगू जितने भी जो आपने छोड़ रखे हैं दिल्ली में और सब जगह, इन्होंने जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाने का जिम्मा ले लिया है, वो अब समय मुझे लगता है जो ये नांदेड़ में जो कुछ हुआ है, बाकी सारी चीजें सामने आ रही है। और महाराष्ट्र की बात को आप हल्के से मत लीजिए, विपक्ष इसमें बहुत सीरियसली काम कर रहा है, मेरी फर्स्ट हैंड जानकारी है। आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर दोनों पार्टियां एलाइज, शिवसेना और एनसीपी अगर तैयार हो गई तो 46 विधायक जो इनके चुन के आए हैं वो सारे के सारे सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। इस पे बात चल रही है। ओके। कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव मूव किया है। बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग पे दे रहा हूं आपको। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर 288 की 88 सीटों पर विपक्ष, जो क्रॉस मैचिंग की बात है, वीवीपैट वर्सेस ईवीएम की जो वोट फिगर्स है, उसके ऊपर भी बहुत सीरियसली काम हो रहा है, लीगल एडवाइस ली जा रही है। तो अगर यहां पर कोई इस तरह की चीज होती है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो ये जो गढ़ी हुई जीत है ना, इसका सारे का सारा आपको जो मुट्ठी है वो आपको खुलती हुई सड़कों पर बिखरी दिखाई देगी, अगर सारा विपक्ष एक रहा तो। और उसमें भी अखिलेश यादव जी भी तो आ बिल्कुल। रहे हैं बीच में, उसमें ममता बनर्जी भी है। पूरा इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। जो आपने कहा था ना कि ट्वीट से काम नहीं चलेगा, आज तो मेरी बात हुई है कांग्रेस के टॉप नेताओं से, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि इस बार हम खाली बैठने वाले नहीं हैं, हम सारे साथियों को साथ लेकर के इस बार कुछ कंक्रीट करने की दिशा में है। और वहीं से संकेत मिला कि महाराष्ट्र में सारे सामूहिक इस्तीफे हो सकते हैं, 46 के 46 तीनों पार्टियों के। ऐसा हुआ तो फिर राजीव कुमार और मोदी कहां जाएंगे, ये देखने की चीज हो। पिछले अगर 10.25 साल का कार्यकाल आप देखेंगे, जो जिस तरीके की शासन प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा पढ़ी थी वो तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन यहां पीपल हट गया है, अडानी आ गया है। और ये जो डंका बज रहा है ये केवल हिंदुस्तान में नहीं बज रहा, ये अमेरिका में बज रहा है। अभी आपने देखा कितना जबरदस्त बज रहा है, पूरे यूरोप के अखबारों में, पूरे वेस्ट के अखबारों में अडानी का ही डंका बज रहा है और किसी का नहीं बज रहा। आपने उसके अंदर जो क्या नाम है अपना, फ्रांस के अंदर देखा जब राफेल का मामला था, वहां डंका बजा, अब तक जांच चल रही है। उसके अलावा आपने श्रीलंका में देखा, अभी आप बांग्लादेश में डंका देख रही है, ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन को देखा आपने, डंका बजा। तो सब जगह अडानी का डंका बज रहा है। वो जिसको आप मोदी का डंका कहते हैं, वो असल में मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आप एक विचित्र बात देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जाती है कथित तौर पर इस सारे स्कैम के अंदर। लेने वाला भी हिंदुस्तानी, देने वाला भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में आज तक कोई नोटिस हुआ है सेबी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कोई कोई नोटिस भी हुआ हो? और उसकी जांच कहां पर हो रही है? 7 समुद्र पार अमेरिका में। तो डंका बजा कि नहीं बजा? ये जो डंका है, अमेरिका की सरकार तो अपने इन्वेस्टर्स, जो उन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए इतनी दूर आकर के वो सम्मन कर रहे हैं उनको डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, और हमारी सरकार इनको खुला खेल फरुखाबादी करने का लगातार खुला खेल, खुला मैदान सौंप रही है। अब आपने सदन की बात की, सदन के अंदर क्या है? सदन के अंदर दोनों चेयर्स का आपने रुख देखा है पिछले 10.25 साल में। जैसे ही आप अडानी का नाम लोगे तो मोदी का नाम तो आएगा ही, लेकिन राहुल गांधी ने वो प्रयोग भी बदल के देखा, उन्होंने उसका नाम लेना बंद कर दिया और वो फोटो लेके चले गए। तो फोटो को लेकर के उनके ऊपर छिटाकशी और वो सारी चीजें होगी। वो कोई फोटो असंवैधानिक तो नहीं था, कोई आपत्तिजनक तो नहीं था, कोई अश्लीलता तो कुछ उसमें नहीं थी, और वो फोटो कोई मॉर्फ्ड भी नहीं था कि उसमें कुछ आपने वो फोटो चॉप कर दिया हो या कुछ कर दिया हो। तो चेयर नाम लेने नहीं देती। अडानी का जैसे ही नाम आता है, आज आपने देखा खड़गे साहब के साथ क्या किया। ए पर्सन ऑफ खड़गे स्टेचर विद 54 years ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस, किस तरीके से ही वाज स्नब्ड।
और उनको हम्म। लोकतंत्र का वो बताया जा रहा था, किसके द्वारा? तो बेसिकली क्या है कि सदन के अंदर खड़गे का उसका अडानी का नाम नहीं चलने देंगे उसको। पिछली बार तो सारा मेरिट पे आर्गुमेंट हुआ था, सारा जो राहुल गांधी ने कहा, क्या अडानी शब्द असंसदीय है? क्या आप नाम नहीं ले सकते? क्या इससे पहले तमाम उद्योगपतियों के नाम नहीं लिए जाते थे? आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र कल का तो नहीं है। 2014 में देश तो आजाद नहीं हुआ, 1952 से लगातार ये सब चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं, सारी संसद चल रही है, सारी बात हो रही है। उसके बाद अब ऐसा क्या हो गया है कि कोई भी विपक्ष का साथी अगर वो नाम लेता है तो उस चीज, उस पूरे रेफरेंस को ही चेयर बिना कहे भारतीय जनता पार्टी उस पर आपत्ति करे या ना करे। ये भी कमाल देखिए आप, चेयर खुद ही ये कह देती है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो क्या उनको इतनी इम्यूनिटी दे दी है आपने? ही इज डूइंग सच ए फ्रॉड विद सच एन इम्प्यूनिटी, और वो इम्प्यूनिटी उनको किसने दी? तो ये सारे हम्म। सवाल क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जैसे ही कांग्रेस पार्टी अडानी पर फोकस करेगी तो बीजेपी और क्या चाहती है? बीजेपी की मंशा देखिए आप, पिछले 10.25 साल में आपने पूरी पार्लियामेंट में किसी एक मसले पर कोई सार्थक बहस देखी हो? पहली बार आपने देखा कि सदन को रूलिंग पार्टी इंटरप्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ अपोजिशन। ऐसा आपने कितनी बार देखा? तो इनकी तो इच्छा ही ये है कि सदन ना चले। ये बात अपोजिशन को समझनी पड़ेगी। बीजेपी तो चाहती ही है कि सदन ना चले, और किसी दिन एक दिन मौका लगा करके जो भी उनके, जैसे कृषि कानून पास किए थे, कमाल नहीं देखा था आपने किस तरीके से पास किए गए थे? सबको सस्पेंड करके बाहर करके हम्म। छुट्टी जाइए, और पास कर दिए चेयर ने, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बीजेपी का तो देखिए ना, तो जनतंत्र में भरोसा है ना बहस उसमें भरोसा है। संविधान दिवस आप सोचिए, जो इन्होंने संविधान का हश्र किया है, उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिला स्तर पर, जहां उनकी सरकारें हैं सरकारी पैसे से, अदरवाइज दूसरे तरीके से, संविधान दिवस मना रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन में झांका है कि संविधान के प्रति उनकी क्या आस्था है? छोड़ दीजिए संविधान, संसद के प्रति क्या आस्था है? संसद की गरिमा हम्म। मर्यादा और उन सब के जो उसूलों के प्रति क्या मर्यादा है? इनका कोई मायने नहीं है। इनको केवल एक इवेंट क्रिएट करके और बैकडोर से सारे काम करने हैं, बैकडोर के माहिर हैं। और यही गुजरात मॉडल है। जब तक मोदी गुजरात में रहे, वहां पर आपने वहां की विधानसभा का जो हश्र देखा था, वो आजकल आप पार्लियामेंट का देखती है। 150 सांसद कभी आपने सस्पेंड होते सुने थे? जो बेचारा सांसद उस समय जब हंगामा हो रहा था, वो वहां था भी नहीं हाउस के अंदर, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ पिछली बार? तो ये हम्म। एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं लोकतांत्रिक होने के, और दावा करते हैं दम्भ है इनका लोकतंत्र का। तो ये जो छलावा है, ये विपक्ष को भी समझना होगा। उनको एक नई स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी होगी, इनको भागने का मौका ना दिया जाए, इनको इन्हीं की मैच पे फंसाया जाए यहाँ, और इनको अकाउंटेबल बनाया जाए। आज वो संभव जी। है। वो क्यों संभव है? हम्म। कि आज विपक्ष के पास संख्या बल है। आज विपक्ष, अगर बीजेपी के पास 240 प्लस चंद्रबाबू प्लस नीतीश है, तो विपक्ष के पास भी 234 है। अब विपक्ष इतना हल्का नहीं है, अब कांग्रेस भी इतनी हल्की हम्म। नहीं है। तो उनको नए इनोवेटिव तरीके अपनाने पड़ेंगे, इनको फ्लोर ऑफ द हाउस पर मैट पे डालने के, कि देखिए ये है। क्योंकि चेयर तो देखिए आपने, चेयर का तो रुख देख ही लिया आपने। आप लोकसभा का देख लीजिए किस तरीके से वहां क्या होता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कसीदे मंच पे पढ़े जाते हैं। राज्यसभा के अंदर सभापति जी आरएसएस के बारे में मंच पे उसमें बैठ के क्या करे थे, आसन पे बैठ के। तो ये तो इस देश ने कभी देखा और सुना नहीं। तो ये सारी जी। चीजों को देखते हुए विपक्ष को एक प्रभावी रणनीति बनानी पड़ेगी बुशरा जी, अगर इस पूरे मामले को आगे लेकर के जाना है और चेयर को और सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना है। तो वरना आप ये बाइकाट करते रहिए, बहिर्गमन करते रहिए, और वॉकआउट कर दीजिए, आप हंगामा कर लीजिए। ये तो चाहते हैं वो सब। और प्रधानमंत्री जी ने आज कह ही हम्म। दिया कि कुछ लोग हंगामा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने अंदर झांक के देखा है कि उनके लोग क्या करते हैं। और संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की भी है, लेकिन मुख्य जो दायित्व है वो सरकार का होता है। क्या मोदी जी ने आज तक उस बात जी। को समझा है? जवाब है ना। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी।